अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको हादी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अहमद नदीम और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर ज़मान साहब से। डॉक्टर ज़मान कायदर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं और आज हम उनसे गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एजुकेशनल और प्रोफेशनल कैरियर का सफ़र कैसे गुजरा। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और थोड़ा सा अगर आप अपनी फैमिली के हवाले से भी कुछ बता सकें। मेरा ताल्लुक़ विहाड़ी से है और विहाड़ी में भी एक छोटा सा गांव है 33 WB, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली एग्रेरियम बैकग्राउंड है, फार्मर्स फैमिलीज़ और मेहनत मजदूरी आप कह लें, तो इस तरह का बैकग्राउंड है। यानी हम कोई फ्यूडल या इस तरह का किसी किस्म का नहीं है। जैसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं तो हम भी वही हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बताएं, मतलब कितने भाई हैं आप, कोई फादर क्या करते थे? जो वाले साहब थे वो ये खेती बाड़ी और इस तरह का गल्ला बानी और ये जो जैसे कि गांव में होता है, तो उसी तरह का बैकग्राउंड है। तो आपने खुद भी कभी मतलब इसमें कभी हिस्सा लिया? देखें, जब घर में खेती बाड़ी हो रही होती है तो सुबह सुबह पानी लगाने कई दफ़ा जाना पड़ जाता है, तो कभी आप? नहीं, मेरा ख्याल है हम सिर्फ सुबह नहीं, दिन रात को करते थे। और आपको पता है कि देहातों में ये जनरली जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि घर के सारे फ़र्द ही काम करते हैं। उसमें खेती बाड़ी है, उसमें सब्ज़ी लगाना है, उसमें कपास लगाना है, गंदम लगाना है, रात को पानी लगाना है और वो भी अंधेरी रात में, खाद डालना है, स्प्रे करनी है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग है, तो सारे काम किए हुए हैं। गंदम की कटाई मुझे सबसे मुश्किल काम नज़र आता था क्योंकि उसमें धूल और मट्टी बड़ी पड़ती थी। तो बहरहाल ये आपको पता है कि यह देहातों की ये खूबी होती है और वो आपको, मेरा ख़्याल ये है कि आपको टफ़ बना देती है। आप किसी तरह की भी कम्युनिटी में कहीं पे भी दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि आपका अगर बैकग्राउंड इस तरह, ख़ास तौर पे चाइना में, वहाँ हर बंदे के लिए कंपलसरी है कि वो स्कूल के एक एज के बाद उसने देहात में कुछ अर्सा टाइम गुजारना है, क्योंकि देहात की लाइफ बहुत टफ़ होती है और जो टफ़ लाइफ है वो आपको सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है कि आपने सरवाइव कैसे करना है, क्योंकि इंसान के ऊपर हमेशा कोई एक जैसे हालात नहीं रहते। मैं जर्मनी में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि जर्मन जो है अपने बच्चों को सर्वाइवल कैंप में भेजते हैं। अब सर्वाइवल कैंप क्या है कि उनको थोड़े से चने देते हैं, थोड़ा पानी होता है और उन्हें कहा जाता है कि आपने एक वीक जो है ना जंगल में गुजारना है या ऐसी टफ़ सिचुएशन में गुजारना है। जंगल से मुराद ये कि वहाँ आपने सर्वाइव करना है। अब वो कैसे सर्वाइव करना है, ताकि अब जर्मनी दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग इकनॉमिक हब है, लेकिन वो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई डिफ़िकल्टी आ जाए, कभी जंग आ जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए, तो फिर क्या आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो ज़ाहिर है सर्वाइवल कैंप और इस तरह की चीज़ें, तो हमारे पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं हैं। ये नेचर ने सिखा दी अल्लाह ताला ने कि जी आपने पहले फार्मिंग करनी है, फिर पढ़ना है, फिर आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहना है और फिर घुमा के वापस आना है यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रूरल लाइफ है वो आपको सख्तियाँ जहाँ सिखाती है, वहाँ ज़िंदगी का बहुत मज़ा भी आता है। जब आप उन वक्तों को याद करते हैं, उन दिनों को जो कि बहुत टफ़ नज़र आते थे। अगर मेरे पास चले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहूँ कि ये 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर जो है ना वो बच्चों का लाजमी रूरल एरियाज़ में होना चाहिए, ताकि उनका एक्सपोजर हो, उन्हें पता हो, क्योंकि हमारी अराउंड 30% पॉपुलेशन ऐसी है उनका कोई रूरल लाइफ से एक्सपोजर नहीं होता। तो मैंने उस रूरल लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अब लगता है, उस वक्त थोड़ा बर्डन फील होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, दैट वाज द वंडरफुल पीरियड ऑफ लाइफ। थोड़ा सा ये बताएं कि आप किस स्कूल से पढ़े, जो मतलब जैसे आपने बताया कि आपका ताल्लुक बिहाड़ी से है, तो उसमें स्कूल कैसा था, मतलब कोई सब्जेक्ट्स कौन से अच्छे लगते थे? मुझे जैसे आई हेट मैथ्स, लेकिन मेरी बेटी को मैथ्स, शी लव्स मैथ्स, तो आपको क्या पसंद था? थोड़ा सा उसका वाले से, स्कूल के वाले से बताएं। प्राइमरी स्कूल था गांव में, तो मैं वहाँ पे जब पढ़ने गया तो वो जब उस क्लास के इंचार्ज आए तो उन्होंने मेरे से पूछा तू कहाँ से आ गया है? तो मैंने उनको बताया कि ये हमारे हमसाए जो मास्टर साहब हैं उन्होंने मुझे कहा था कि इधर आके बैठ जाए और मैं बैठ गया हूँ। उन्होंने कहा जाएँ उनको बुला के लाएँ। वो आए, मैं उनको बुला के लाया तो उन्होंने कहा कि जनाब इनसे टेस्ट ले रहे हैं, अगर कुछ आता है तो बिठा लें, नहीं तो इनको फारिग कर दें। उन्होंने मेरे से टेस्ट लिया तो उन्होंने मुझे उर्दू की 32 वर्ड्स की डिक्टेशन लिखवाई। अब वो मेरे सारे ठीक थे। उन्होंने कहा कि यार अब आपसे ना मैथ का लेंगे, आप मैथ की बात कर रहे थे ना, तो जब उन्होंने मेरे से मैथ का पेपर लिया तो मेरे 0 मार्क्स। अच्छा, वो मुझे कहते यार तेरी उर्दू ठीक है, तुम्हें पढ़ना आता है? तो मेरे से उन्होंने पूछा, ज़ाहिर है कुछ सर उर्दू में सब कुछ ठीक था, अल्लाह का शुक्र है।
फिर वो मुझे कहते हैं कि जी हम आपको कितना टाइम दें कि आप दोबारा मैथ, अगर आपको मैथ नहीं आएगी तो हम तो आपको इस क्लास में नहीं बैठने देंगे। मैंने उनसे कहा कि जी मुझे आप 1 वीक दे दें। उन्होंने मुझे 1 वीक दिया, तो 1 वीक बाद मैं खुद गया उनसे कि जी अब आप टेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल ले लेंगे। 2-3 दिन इसी तरह करते रहे, तो एक दिन फिर उन्होंने लिखवाया, तो वो मेरे ख्याल है 100 में से मेरे पूरे 100 मार्क्स आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है जी। तो उस क्लास में मेरे ख्याल है मैं 2nd पोजीशन पे रहा, मुझे अभी सही तरह याद नहीं है, 1st या 2nd मैं था। तो उसके बाद फिर 5th क्लास की, और फिर सिटी का स्कूल है मॉडल हाई स्कूल में, वहाँ पे चला गया। मॉडल स्कूल में मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो सिटी का सेंट्रल स्कूल था, और उसकी मेरा ख्याल है कि उस वक्त स्ट्रेंथ होगी कोई, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मेरा ख्याल है 4000 to 5000 के इन बिटवीन समवेयर होगी। अच्छा, इतने बच्चे थे जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा मॉडल हाई स्कूल, अगर ऑडियंस सुन रहे हैं ख़ासतौर पे बिहाड़ी के तो वो जानते हैं। तो और ये भी सरकारी स्कूल था? ये सरकारी स्कूल था। मेरी सारी एजुकेशन सरकारी स्कूल की है, प्राइवेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो मैंने बड़ा अच्छा वहाँ पे टाइम गुजारा, और फिर वो यानी हमारी जो 6th क्लास थी उसकी स्ट्रेंथ होगी 1500 के करीब। तो हमारा बड़ा कंपटीशन होता था, हर क्लास में ही ठीक ठाक कंपटीशन होता था। तो मेरा शुरू में, मुझे भी आज भी याद है कि पहले हमारा M सेक्शन हुआ करता था, तो हर क्लास में 50 के करीब स्टूडेंट्स होते थे। तो 6th क्लास में M सेक्शन था। फिर इसी तरह करते कराते तो मैट्रिक मेरा वहाँ से हुआ। मैट्रिक में जब मैंने मैट्रिक किया तो साइंस के साथ किया। उसमें मुझे मैथ अगेन अच्छी नहीं लगती थी, ख़ास तौर पे 9th क्लास में जो है ना, मुझे बड़ा शौक़ लगा कि मुझे ये केमिस्ट्री के टेबल वगैरह भी याद करना पड़ेंगे। तो 1 साल तो मैं उसमें पढ़ता रहा, कुछ करता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आया ख़ास। अब वो टीचर जो थे ना, वो कहते नहीं पढ़ने वाला है ज़ुमान खान, बस तू पढ़ने वाला है, वो सबको छोड़ छुड़ा देते थे। लेकिन मुझे तो एक दफ़ा मेरे सारे क्लास फेलोज़ ने मुझे कहा कि यार मास्टर साहब आपको कुछ नहीं कहते, आप पे ट्रस्ट करते हैं, इस दफ़ा आप 14 निकात लिखेंगे कायद-ए-आज़म के केमिस्ट्री के पेपर में। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं टीचर के साथ ऐसा करूँ, लेकिन मैंने कुछ और लिख दिया, यानी वो कोई एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं था। तो मास्टर साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा, बाकी सबको 2-2 लगा दिए। आपको पता है उस वक्त तो कॉमन होगा। तो मैं रात को आया, मुझे बड़ी शर्मिंदगी आई कि यार मेरे पे टीचर अगर इतना ट्रस्ट करता है तो मुझे वाकई पढ़ना चाहिए। तो मैंने उस रात आके रात को बैठ गया, और सुबह तक सारे जितने केमिस्ट्री के टेबल थे ना मैंने याद कर लिए। सुबह में गया तो मास्टर साहब को स्टूडेंट्स ने जाके कंप्लेंट की। जब उन्होंने कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा जी ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं। उन्होंने फिर रैंडमली क्वेश्चन दिए, तो अल्लाह के शुक्र है सारे ठीक थे। तो इस तरह से ना सिर्फ मेरी इज्जत रह गई बल्कि मास्टर साहब की भी रह गई। तो फिर जब मैंने मैट्रिक किया, वो मेरा साइंस, जब 9th ले रहे थे साइंस, तो उस वक्त कैसे डिसाइड किया आपने कि साइंस लेनी है? बस एक ट्रेंड था कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी उसी तरह पढ़ना शुरू कर दिया। तो स्कूल आर्ट्स के सब्जेक्ट ऑफर करता था? हाँ बिल्कुल, आर्ट्स से जनरल साइंस भी थी और साइंस भी थी। जनरल साइंस से मुराद आर्ट्स थी। तो जनरली ये बिलीव किया जाता था कि पढ़ने वाले जो है ना साइंस ही पढ़ेंगे। मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरे रिलेटिवली तकरीबन 80%, 79.79% मार्क्स थे। तो मैं FSC में एडमिशन जो है ना वो लेना चाह रहा था, बाकी सारे लोग कह रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने FSC नहीं करनी। मैं उस वक्त, मेरे एक दोस्त थे मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब, वो उस वक्त बार एंड लॉ में रजिस्टर्ड थे। तो मैं चाह रहा था कि उनसे डिस्कशन होती थी, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बनने का बड़ा शौक़ था। और इतना प्रिसाइजली, क्योंकि उसके साथ डिबेट्स होते थे हिस्ट्री पे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। तो मेरे जहन में था कि या तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँगा या फिर मैं लॉ पढ़ूँगा। वो जो इंटरेस्ट है ना वो चेंज उस वक्त होना शुरू हुआ कि वक्त के साथ साथ मैंने हिस्ट्री और इकनॉमिक्स और वो मेरे जो क्लास फेलोज़ थे, FSC नहीं ली फिर? जो मेरे क्लास फेलोज़ थे ना, तो वो सारे, चूँकि हम कम्पीट करते थे, वो कहते देखा यार भाग गया है, बड़ी जल्दी भाग गया है, इसमें हिम्मत नहीं रही। तो मैं यही सोचता था कि यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पे इतना यकीन था कि नहीं यार ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। मुझे इस पे कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं इंटरनली मुतमिन था कि मैंने क्या करना है। तो मैंने हिस्ट्री, इकनॉमिक्स और सिविक्स, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नहीं होती थी, उसकी जगह पे सिविक्स FSC में ऑफ़र की जाती थी, तो वो मैंने सब्जेक्ट लिए। अब हिस्ट्री में कहाँ नंबर आते हैं? तो घर से कोई प्रेशर नहीं आया उस वक्त आपके ऊपर साइंस लेने का? देखें, मैंने ये अल्लाह का शुक्र है अपनी मर्ज़ी से स्कूल गया हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप स्कूल जाएँ। अच्छा।
क्योंकि मेरा गांव का बैकग्राउंड है, उस वक्त कोई इतनी एजुकेशन ख़ास नहीं होती थी। तो अभी आप बता रहे थे वो इकोनॉमिक्स का, और थोड़ा सा आगे थ्रू उसको। हाँ, तो इकोनॉमिक्स का मैंने पढ़ना शुरू किया, वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था। हिस्ट्री मुझे बड़ी पसंद थी, पॉलिटिकल साइंस बड़ी पसंद थी। फिर मैंने बीए भी उसी से किया, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं मास्टर में एडमिशन के लिए गया तो इंटरेस्टिंगली मेरी बीए में सप्ली आ गई इंग्लिश में, क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं थी। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ, लेकिन मैंने कहा चलें यार एक और अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो जब मैंने दूसरी अटैम्प्ट की तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन मेरे बीए में ख़ास अच्छे मार्क्स नहीं आए। सेकंड डिवीजनर हूँ मैं बीए में। तो उसके बाद जब मास्टर में, वो आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में सारा क्यूमुलेटिव स्कोर होता है, एफए तो बीए, उसमें डबल सोशल साइंस के मार्क्स मिलते हैं। जी जी। तो नहीं, वो डबल सोशल भी नहीं थे, सब्जेक्ट पे भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैं मेरे ख्याल फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में आ गया। तो मैंने कहा चलें यार लॉ तो करते रहेंगे। लॉ भी मैंने शुरू किया कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज से, तो 1 साल मैंने लॉ भी पढ़ा। जब मैं लॉ पढ़ रहा था तो एक दिन डॉक्टर ज़करिया साहब हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा यार कहाँ से आए हो? तो एक कॉलीग जो थे ना वो लेट आए, हमारे क्लास फेलो, उसने कहा जी मैं पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप सोशियोलॉजी पढ़ के पॉलिटिकल साइंस, आप इससे अगला कोई यानी एमफिल करते, पीएचडी करते, ये क्या है? या पैरेलल 2 डिग्री, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, ये डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं और वैसे भी इलीगल है, तो मैंने फिर लॉ छोड़ दिया। अभी भी मेरा बाजू का दिल करता है यार मुझे लॉ पढ़ लेने चाहिए था। क्योंकि शौक़ है ये, जितने भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो मुझे पढ़ने का वैसे ही शौक़ है। जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के डिसीजन आते हैं तो मैं उनको शौक़ से पढ़ता हूँ, अभी भी शौक़ से पढ़ता हूँ। इवन मैं आर्टिकल भी लिखता हूँ तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो ये थी सोशियोलॉजी में, जब एक दफ़ा इन हो गए तो मुझे बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगा। और मैं फिर उसके बाद बस ऐसे ही जहन में आया कि डॉक्टर साहब जो है ना अक्सर कहते होते थे कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो मैं फिर उनसे उनकी बातें सुनता रहा और ट्राई करता रहा। उसके बाद फिर मैंने आपकी बातें सुनी। आपको याद है कि मैं जब स्पार्क एनजीओ में था तो वहाँ पे आप आते थे, आपकी बातें सुनता था। तो आपकी बातें सुन के मैंने जो है ना आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दी। की बातें सुन के मैंने पीएचडी की है। ये मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि अहमद नदीम भाई जो हैं, ये मेरा इनके साथ बड़ा प्यार भरा ताल्लुक़ है। और 2003 में मैं जिस एनजीओ में काम करता था वहाँ पे ये तशरीफ़ लाते थे। ये मेरे उस वक्त के जो बॉस थे जलील भट्ट साहब, उनसे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो ये बैठ के आपस में बातें करते थे कि यार ये इस आइडिया पे काम कर लें, ये कर लें, ये कर लें, इस पे ये स्कोप है। तो मैं इनकी बातें सुन के तो मैंने कॉन्सेप्ट पेपर लिखा, मैंने जर्मनी भेजा। उन्होंने कहा कि जनाब आप आ जाएं। तो मुझे उस पर न सिर्फ फेलोशिप मिली बल्कि स्कॉलरशिप भी मिल गया। दाद का मैंने स्कॉलरशिप भी विन किया, फेलोशिप भी मिल गई। मैं यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय भी रहा और मैंने 5-7 साल वहाँ यूनिवर्सिटी जॉब भी की, पीएचडी भी किया और मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक भी घूमे फिरे। पीएचडी करने के बाद फिर मैंने पोस्ट डॉक भी किया फ़ौरन बाद। तो डॉक्टर साहब जो पहली जॉब थी आपकी वो कौन सी थी? स्पार्क की वाली थी पहली जॉब? मेरी असल में पहली कोई और जॉब्स तो करता रहा मैं। लाहौर में, आपको पता है लाहौर में आपको सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। तो वहाँ एक अल फलाह फाउंडेशन थी, उसमें कुछ अर्सा मैं काम करता रहा। वो मैंने फिर छोड़ दी सोशियोलॉजी की वजह से। तो सोशियोलॉजी के बाद फिर स्पार्क की मेरी जो प्रोफेशन की जॉब वो स्पार्क की ही थी। स्पार्क के बाद जो है कैसे मिली आपको ये जॉब? मतलब ये जलील भट्ट साहब आपको पता है वो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो अक्सर आते थे तो वो देख रहे होते थे कि यार कोई बंदा मुझे मिले जो थोड़ा एनर्जेटिक हो। तो उन्होंने हमारे साथ एक दफ़ा एफजीडी किया, तो डिस्कशन में मैंने भी हिस्सा लिया। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया कि आप आ जाएं हमारे साथ, आप इंटर्नशिप कर लें। 6 मंथ किया तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जब मैं वहाँ काम करता रहा तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल है अनीस जलानी साहब ने, मुझे पता नहीं मुझे मेंशन करना चाहिए नहीं है, उन्होंने कहा इसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, इसकी तरह छुट्टी करवाएं। तो तकरीबन मैं 6 महीने जो है ना वो बेरोज़गार रहा। फिर मुझे किसी ने कहा WWF में आप अप्लाई करें। मैं वहाँ पे अप्लाई किया। उन्होंने 3-4 मेरे से टेस्ट लिए, 4-5 उन्होंने इंटरव्यू लिए और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जनाब हम आपको 1 साल के लिए रख रहे हैं, ये असाइनमेंट है, ये बजट है और ये टारगेट है, ये अचीव करना है। तो आई लाइक दिस काइंड ऑफ जॉब रियली। वो मेरे ख्याल में मैंने 3 महीने में सारा कुछ कंप्लीट करके उनको दे दिया। उन्होंने 6 मंथ वैसे ही मुझे पे करते रहे और 6 मंथ के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार ये अब तो कोई जॉब नहीं है। मैंने कहा जी अगर कोई जॉब नहीं है तो मैं मुफ्त में काम करूँगा।
तो मेरा ख्याल है कि मैंने मुफ्त में करने की बजाय उन्होंने ना मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया कि वहाँ, और सैलरी भी मेरी काफ़ी बढ़ा दी। लेकिन जो मेरे बॉस थे बाबर नसीम साहब, शायद आप जानते हैं, बाद में पीपीएफ में ही वॉज वंडरफुल गाय। तो उसने मुझे ना डेटाबेस तक एक्सेस दे दी, तो मैं प्रोजेक्ट्स देखता रहा और उससे मैंने इतना लर्न किया। आपके बाद अगर मैं किसी को मेंटर समझता हूँ तो वो बाबर नसीम है। मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ, आपके लिए भी करता हूँ। तो मैंने उसी की बेस पे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो बाबर साहब को दिखाता रहा। तो वो उनका एक स्टाइल होता था, यहाँ पेन रख के ना ऐसे ऐसे करते थे, तो बताते कुछ नहीं थे, तो पेन की मूवमेंट से मैं सीखता रहा। ठीक है, वो लर्निंग जो थी ना वो इतनी वंडरफुल थी कि मैं समझता हूँ कि उसके बाद मैंने पीएचडी भी किया, 2 पोस्ट डॉक भी किए, काफ़ी अभी भी कह देता हूँ यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह सोशल साइंसेज में शायद वन ऑफ द लीडिंग पर्सन होगा, फंडिंग में और बाकी चीज़ों में। तो वही ट्रेनिंग है जो आपसे या बाबर नसीम से सीखी है। बाकी जर्मनी में जाके बंदा पॉलिश होता है, वहाँ एकेडमिक राइटिंग है, बाकी चीज़ें हैं। वो ऑफ कोर्स इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। थोड़ा सा जर्मनी का एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। जर्मनी का भी बहुत अच्छा मतलब आपको स्कॉलरशिप कैसे मिला, वहाँ जाके फिर आपने कैसे, मतलब क्यों नहीं आपने ये डिसाइड किया कि आप वहीं कंटिन्यू करें, यहाँ क्यों वापस आ गए? आपको पता है बहुत सारे लोग जाते हैं वापस नहीं आते। कुछ चीज़ों में मैं शुरू से ही बड़ा टारगेटेड था अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से था कि मैंने जाना है। मैंने जब जा रहा था तो मैं जहाँ पे भी कोई स्कॉलरशिप या कुछ देखता था तो उसमें पहली चीज़ जो है ना वो आइल्स, टॉफल, इस तरह के इंग्लिश टेस्ट। अब वो करने के लिए एक मिडिल क्लास बंदे की बस की बात नहीं है। आपको यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले लर्निंग के लिए, फिर टेस्टिंग के लिए, और फिर वो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि यार ये मैंने काम नहीं करना, ना मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के किसी किस्म की टेस्टिंग में जाना है, और ना ही मेरे पास सेल्फ फाइनेंस है कि मैंने अपने पैसे पे करके तो बाहर जाना है। मेरे जहन में था कि मैंने स्कॉलरशिप भी लेना है और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे लेना है। तो वो जो टेक्नोलॉजी आपने मुझे सिखाई बातों में या बाबर नसीम साहब के पेन ने मुझे सिखाई, उसको यूज़ करते हुए मैंने प्रोजेक्ट्स बनाया एक्सचेंज मैरिजेस के ऊपर, और मैंने 1-2-3 दोस्तों को रिव्यू करवाया, ख़ासतौर पे डॉक्टर इमरान साहब जो कि बाद में उन्होंने भी पीएचडी कर ली है। तो हम बैठ के डिस्कस करते रहे और उसकी बेस के ऊपर प्रोजेक्ट अच्छा बन गया। वो फ़ौरन मैंने कोई मेरा ख्याल है 300 प्रोफेसर को भेजा 1 by 1। उनमें से 3 ने रिप्लाई किया। रिप्लाई से मुराद ये है कि जिन्होंने, मैं समझता था कि एक उनमें से न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड दे देंगे, लेकिन बाकी सारा कुछ आपको खुद करना होगा। दूसरी लीड्स यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने कहा जी हम आपको डायरेक्ट पीएचडी में ले लेंगे। ये भी बहुत बड़ा बोनस था क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन को बाहर रिकग्नाइज नहीं किया जाता, और उन्होंने कहा कि हम आपको फ़ीस भी थोड़ा एग्जाम्प्ट कर देंगे, तो आप बाकी कुछ ना कुछ आपको पे भी करना होगा। तीसरी थी लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा कि जनाब बस आप आ जाएं, हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। और मेरी प्रोफेसर ने मुझे कहा कि उनके पास असिस्टेंटशिप भी है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी। तो मैंने जर्मनी को सिलेक्ट किया, वहाँ चला गया। अब मुझे कोई जर्मन नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता, अंग्रेज़ी भी कोई ख़ास नहीं है। तो ये एक किस्म का क्रॉस कल्चरल जो आपको पता है शॉक भी लगते हैं, ख़ास तौर पे अगर गांव के बैकग्राउंड से बंदा जाए तो वो अच्छे खासे शॉक्स भी लगते हैं। तो बहरहाल आई मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ख्याल है कि आई एम फ्रंट रनर। इवन मेरे जो जर्मन पीयर्स हैं या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरे को 100 क्लास फेलोज थे जो पीएचडी प्रोग्राम में थे, दाद ने मुझे फेलोशिप दे दी वहाँ जाके। तो ये मिक्सअप उन्होंने दिया, मुझे बड़ा सा ऑफिस दे दिया। मैं जब वहाँ पे गया और बाकी पाकिस्तानी सेल्फ फाइनेंस पे गए हुए हैं, वो कोई कहीं पे स्टॉल पे खड़ा काम कर रहा है, कोई नाइट को खड़ा, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता था कि ना सिर्फ मुझे पे किया जा रहा है बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से बजट बना के देता था कि इस साल में मैंने 2 कॉन्फ्रेंस या 3 में फ़ॉरेन में जाना है। दे पेड मी। बाकी जो है वो मेरा ऑफिस जो था, जैसे यहाँ प्रोफेसर्स की ऑफिस नहीं है, उससे बड़ा मेरा ऑफिस था। तो दैट वाज रियली लग्जरी। तो डॉक्टर साहब कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको टीचिंग की तरफ, मतलब यू वांटेड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, तो आपको क्या लगता है अगर पीछे मुड़ के देखें कि जिसने आपको टीचिंग की तरफ फिर थोड़ा सा मोटिवेट किया या पुश किया? बैक इन 2004 मुझे लगता था कि आपको पता है कि एनजीओज़ की एक बूम आया हुआ था, और वो बूम इतनी थी कि जो मेरे जैसे जूनियर लोग थे वो भी इतनी जल्दी हायर पोजीशंस पे जा रहे थे कि वो लगता था कि यार ये तो दे आर द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन।
तो मैंने सोचा कि एक दिन ऐसे ही अल्लाह ताला ने जहन में डाल दिया कि ये पता नहीं कितनी अरसा ये बूम चलेगी, क्योंकि अरूज ज़वाल तो चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि फिर सेकंड ऑप्शन क्या है। मुझे उसी वक्त लग गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा तो 10 से 15 साल चलेगा, उसके बाद ये सेक्टर नहीं चलने लगा। तो मैंने सोचा एग्जैक्टली उतना ही हुआ है डॉक्टर साहब, 10-15 साल ही हुए। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से आप समझें। तो मेरे जहन में ये आया कि व्हाट कैन बी एल्स डन। तो CSS वो मुझे गवर्नमेंट की नौकरी वो बड़ी जहर लगती थी कि आप क्लर्क बन रहे हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपकी कोई इनोवेशन नहीं। आपको पता है NGOs में गोंग ऑर्गेनाइजेशन वो लिटरली तो होता था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं उसको कहता था ये गूंगी बहरी ऑर्गेनाइजेशन। जिधर ही जाएँ स्टेट के हर इंस्टीट्यूशन में ज़वाल है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो मेरा चॉइस नहीं है, और वैसे भी मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जो कोई ज़्यादा ताबेदारी और उस तरह के काम कर सके ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार व्हाट एल्स कैन बी डन। तो मुझे एकेडमिक्स रिलेटिवली ठीक लगी, और ख़ास तौर पे जब मैं जर्मनी गया तो मुझे लगा कि अच्छा, मैंने ये तो सोचा हुआ था कि मैंने PhD करनी है। मैंने दोस्तों को बताता था तो लोग मेरा मजाक, ठीक ठाक मजाक, ख़ास तौर पे सप्ली के बाद आपको पता है जो आपका पीयर है वो तो फिर ठीक ठाक रगड़े लगाता है ना। तो वो भी मैंने ज़रा थोड़ा सा ग्रज अंदर पाल लिया था कि नो आई हैव टू शो माई परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। तो अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ मैंने डायरेक्ट PhD किया विदाउट MPhil, और बड़े शॉर्ट टाइम में किया। और जब मैंने कर लिया तो मुझे पता चला यार इसमें तो पब्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और टीचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर उस वक्त मैंने ट्रबल शूटिंग की, कुछ मैंने पब्लिकेशंस की, कुछ टीचिंग साथ में शुरू कर ली। और आपको जब बाहर जाते हैं तो आपको चूँकि पता नहीं होता तो कुछ बंदा ब्लंडर्स भी करता है, तो मैंने भी कुछ किया। लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैंने वापस आना है। जो ही मैंने PhD कर लिया तो मैंने कुछ जगहों पे अप्लाई करना शुरू किया। तो मुझे कहीं ना कहीं से पहले तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आस्ता आस्ता इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो गई। आपको पता है ये एक प्रोसेस है इंटरव्यू कॉल्स में। और फिर मैं इधर उधर सेमिनार्स प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में लग गया। मैंने कहा यार जो स्ट्रेंथ है उसी को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने आइडेंटिफाई की कि मेरी ये वीकनेस जो है ना वो टीचिंग है और पब्लिकेशंस हैं। फिर मैं डे एंड नाइट्स लग के मैंने 10-12 पब्लिकेशंस के लिए जो है ना सबमिशन करवा दी। टीचिंग के लिए भी मैंने शुरू में वॉलंटियर काम करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पे भी करना शुरू कर दिया। तो वो एक किस्म का जो है ना मैं रेगुलर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय भी बनता गया और मुझे मौका भी मिलता गया, और फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे खासे बनते गए। आज भी अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल है कि सोशल साइंसेज में शायद आई एम वन ऑफ द लीडिंग पर्सन कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 27 कंट्रीज़ में चिल्ड्रंस वेलबींग के कंसोर्शियम का मैं हिस्सा हूँ। मैंने उस वक्त 2010 में वॉलंटियर किया एक वन ऑफ द लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर हाइटमायर, जर्मनी में बहुत बड़ा नाम है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट में, थ्योरी ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो हम 5 साल एक प्रोजेक्ट पे काम करते रहे, हमने सबमिट करवाया। वो लकीली 2016 में मैच्योर हो गया। वो 3 कॉन्टिनेंट्स पे था, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। वो हमने ये जो यूथ वायलेंस है इसके ऊपर काम किया। द कोड्स ऑफ स्ट्रीट इन रिस्की अर्बन नेबरहुड हमारी बुक का नाम है। तो ये ओवरऑल यानी उसमें से मुझे ये मिला कि मैं बहुत अच्छी नेटवर्किंग में, ना सिर्फ 27 कंट्रीज़ में चिल्ड्रन वेलबींग के ऊपर, बल्कि चाइल्डहुड स्टडीज़ से हट के यूथ वायलेंस, यूथ पॉलिटिक्स के ऊपर हमारा कोई 3 कॉन्टिनेंट पे कंसोर्शियम बन गया। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको, नेटवर्किंग और ये सारी चीज़ें जो है ना। तो ये जॉब कैसे हुई कायदे वाली आपकी? ये भी इंटरेस्टिंग है। मैंने सोच लिया कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। एक दफ़ा बर्लिन में मैं किसी एक थिंक टैंक में बैठा हुआ था, तो वहाँ मैंने कोई 2-4 सजेशंस दी, साउथ एशिया के बारे में बात की। तो वो खातून मॉडरेटर ने कहा कि यार ये थर्ड वर्ल्ड वाले यहाँ आ जाते हैं हमें लेक्चर देने के लिए, अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सोच लिया कि यार मैंने जाना तो है लेकिन ज़रा जल्दी जाते हैं। तो मैं अच्छी एक नौकरी कर रहा था, लेकिन वो फर्म थी उसमें मैं काम कर रहा था और साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा था विजिटिंग पे। तो मैंने उस दिन आके सोचा, तो बेगम से कहा, तो बेगम ने कहा कि हाँ हमें सोचना चाहिए, क्योंकि मेरी मिसेज़ ने भी वहाँ जर्मनी से PhD किया, मेरे 2 बच्चों की बर्थ भी वहाँ पे हुई। तो अब मेरे पे किसी किस्म की कोई बर्डन नहीं था, बल्कि मैंने ऐसे ही किसी के कहने पे मैं ज़रा कहने में कम ही आता हूँ, लेकिन वो किसी ने मुझे कुछ ज़्यादा प्यार मोहब्बत से कह दिया, तो मैंने डेनमार्क की नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर दिया, यानी ग्रीन कार्ड के लिए। वो भी हो गया और मैंने आज तक डेनमार्क विज़िट ही नहीं किया। यानी उनका ग्रीन कार्ड मेरे पास हो गया लेकिन मैंने विज़िट नहीं किया। तो मैंने ये सोचा कि यार आके ना कि मेरे वालिदैन काफ़ी ज़ईफ़ थे
मैंने सोचा यार मैं पता नहीं ये तो नहीं पता कि उन्होंने पहले दुनिया से जाना है या मैंने जाना है, तो अगर मैं पाकिस्तान में कुछ अर्सा गुजार लूँगा तो चलें, बहुत कम उनके साथ टाइम गुजारा है, तो लेट्स स्टार्ट सम अगेन और स्पेंड सम टाइम विद देम। तो मैं पाकिस्तान में आ गया। मैंने इस यूनिवर्सिटी की एडवर्टीज़मेंट आई तो मैंने वहाँ से डोजियर बना के भेजा। डॉक्टर सईद भट्टू साहब आप जानते हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन यहाँ आके सबमिट करवा दी और फीस भी सबमिट करवा दी। इन्होंने मुझे कोई 6 महीने बाद कहा कि जी हमारा फ़लाँ दिन आपका डेमो है तो आप आ जाएं। मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं आपके इधर प्रेजेंटेशन देने के लिए, आप स्काइप पे मुझे ले लें या आप मेरे फ़ोन पे इंटरव्यू कर लें। इन्होंने मुझे दोबारा लेटर भेज दिया कि जनाब इस दिन सिलेक्शन बोर्ड है तो आप आ जाएं। तो फिर मैंने सेम ईमेल भेजी कि भाई मेरा जो है ना ये मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप टिकट वगैरह दे दें मैं आ जाता हूँ। इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया है। अच्छा, जब मैंने अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मैंने कहा यार नो इनफ इज़ इनफ। अब तो मैंने तब नहीं कहा कि मेरे पास मैंने वहाँ से वाइंड अप किया, बेगम को बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी वापस चलते हैं। तो हम वहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है कि वापस आ गए मार्च 2012 में। यहाँ आके ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि ये तो सोशियोलॉजी है ही नहीं। मैंने कहा जी वाई नॉट सोशियोलॉजी। तो वो मैंने स्ट्रगल की, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बड़ा रिस्क लेके वो डिपार्टमेंट बना दी है। तो 2014 में वो डिपार्टमेंट फंक्शनल हो गया। मैंने एमफिल पीएचडी के प्रोग्राम शुरू किए, बीएस शुरू किया, अब एमएस क्रिमिनोलॉजी शुरू कर रहे हैं। और ये डिपार्टमेंट अब वन ऑफ द लीडिंग इन सोशल रिसर्च इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। वो मेरा ख्याल है हमने पिछले 5-6 सालों में शायद यूनिवर्सिटी क्या पूरे पाकिस्तान में इतने लोगों में नहीं किए होंगे जितने हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। आप भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स को जानते हैं जो मेरे साथ फॉरेन में भी गए थे एक्सचेंज प्रोग्राम में, फैकल्टी के लोग मैं लेकर गया। तो ये है ओवरऑल बैकग्राउंड कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एंटर होने का। तो डॉक्टर साहब अगर आपको कभी मौका मिले दोबारा कि अच्छा दोबारा से आपने शुरू करना है, साल के तौर पे हम कहेंगे अच्छा 9th से शुरू करना है या 6 से शुरू करना है, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे और क्या नहीं करना चाहेंगे? कि अच्छा मैं जैसे आपने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बनना चाहता था, तो अगर आपको दोबारा चांस मिले तो वुड यू लाइक टू बी अगेन कि टीचर ही बनना चाहेंगे या कुछ और, या कोई अनडू करना चाहेंगे पीछे से? नहीं, मैं असल में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली लॉयर ही बनना चाहूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे दोबारा एक किस्म का मौका मिले। और साथ में मैं ज़ाहिर लॉ की प्रैक्टिस भी करना पसंद करूँगा और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी पसंद करूँगा। ओके, ये नहीं है कि मतलब मैं यूनिवर्सिटी की टीचिंग नहीं छोड़ना चाहूँगा, जब जितनी भी अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है, या कोई अपना रिसर्च का सेटअप या कोई उस तरह से इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। मैं समझता हूँ कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कैपेसिटी दी है तो मुझे करना चाहिए। मैं समझता हूँ, शायद हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करें, मेरी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में ये है। अच्छा, एक लास्ट जो है डॉक्टर साहब हमारा ये होता है कि जैसे भी यंगस्टर्स हैं, देखें आपकी स्टोरी हमने सुनी, मतलब बिहाड़ी से आपका ताल्लुक है, फिर आप बहुत सारे कंट्रीज से भी होके आए, अब यू आर हेडिंग अ डिपार्टमेंट कायद यूनिवर्सिटी, मतलब पाकिस्तान की प्रीमियर यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है। तो जो यंगस्टर हैं, जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, उनको आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे कि क्या करें ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए, या जो भी उनका कैरियर का पाथ है उसको परस्यू करने के लिए? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है, और फिर उसके बाद सारे उसका प्रोसेस क्या है, तरीक़ाकार क्या है, कैसे उसको अचीव करना है, ये मेरे ख्याल है सारा कुछ इजी हो जाता है। क्योंकि जब आपके जहन में एक मिशन हो तो वो मिशन आपको फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी डेस्टिनेशन पे ज़रूर ले जाता है। तो इसमें कैसे वो कर सकते हैं, मतलब ये डिसीजन कैसे जाने, कैसे वो कि उन्हें क्या करना है? मतलब यहाँ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है नहीं, ऐसी गाइडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है कि लोगों को गाइड कर सकें डायरेक्शन मुतय्यन करने में। मेरा ख्याल है हर एक को जो इनर है ना, वो बता देता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। पहले अपना पोटेंशियल, मिसाल के तौर पर मैं जो करता था, पेपर पे ऊपर लिख लेता था कि ये इसके फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करता रहता था। और फिर वो जब एक चीज़ पे मेरा दिल अटक जाता था तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता था, आपसे डिस्कस किया, किसी दूसरे दोस्त से किया, एक्सप्लोर करता था क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें चैलेंज क्या है। मसलन मुझे लॉ का मैंने क्यों छोड़ा, तो उसमें चैलेंज मुझे नज़र आया कि एटलीस्ट 10 से 15 साल लग जाएंगे मुझे।
10 से 15 साल में मैं हो सकता है कि इस मुल्क का वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर बन जाऊं, लेकिन मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि 10 से 15 साल की मैं इन्वेस्टमेंट करता। तो मैंने अल्टरनेट रूट चूज़ किया, क्योंकि आपको पता है आपके दौर में तो सोशियोलॉजी में जो जॉब्स हैं वो पहले ऑफ़र होती थी, बाद में डिग्री आती थी। तो हम यानी मैं उस ट्रांजिशन पीरियड को रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ थोड़ी सी माहौल तो टाइट हो रहा था, लेकिन स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ वर देयर। तो इसलिए मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया, लेकिन मकसद नहीं छोड़ा था। अल्टीमेटली मेरा फिर बाद में यही था कि मैंने एकेडमिक्स में जाना है, तो अल्टीमेटली मैं एकेडमिक्स में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बाज़-औक़ात मैं सोचता हूँ, इवन मैं जब बहुत सारे लॉ के कोर्सेज भी बना रहा होता हूँ, तो मैं दोबारा से जब कंसल्ट करता हूँ तो स्टिल अभी मेरा दिल करता है कहीं छुप छुपा के अब ला पढ़ लें। इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इजाज़त देते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।